नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? चलें गुजरात घूमने। चलो, ये हुआ बहुत ही अच्छा आंसर। वी आर हैप्पी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। सीमा बगरिया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। ललित कुमार, महेश, साबित, गौरव, उपेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा शुरू करें। देख के आते हैं भाई साहब। सर 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 ओपन मार्केट ऑपरेशन अल्टीमेट था, फर्स्ट टाइम समझ में आया। चलो बहुत ही बढ़िया, ये भी सही है। अब मुझे 6:30 बजा करके जगह बुला करके ना सब लोग टाइम से आ जाया करो, बस इतना ही करना है आप लोगों को, है ना। मुझे 6:30 बजे जगा के खड़ा कर दिया और खुद लोग लेट आते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रेफरल कोड अंकित 10 याद रख लो। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि आप लोगों के लिए रोजाना सुबह 11:30 बजे एक टेस्ट होता है, राइज नाम से। इसमें आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं अनअकैडमी का, 1 महीने का। हर दिन हो रहा है ये, ठीक है। और जो 4th से 5th रैंक वाले बच्चे हैं वो 500 रुपए का अमेजन वाउचर, और 6 से 10 वाले 200 रुपए का अमेजन वाउचर जीत सकते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मात्र, और 20 रुपए 20 उसका होता है, ये 20 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें अच्छे से परफॉर्म करिए, यूपीएससी कैटेगरी मतलब लेवल का एग्जाम टेस्ट लिया जाता है, और इसके अंदर विनर बन जाइए बस 11:30 बजे। नाम क्या है? अनअकैडमी राइज। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो गुजरात की यात्रा पर स्वागत है आप सभी का। और गुजरात कहां पर स्थित है, क्या कुछ है, आइए देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, सर मैंने जीपीएससी का एग्जाम दिया, सारे क्वेश्चन आपकी क्लास के थे। थैंक यू सो मच भैया। आप लोगों को भी कम से कम आप लोग थैंक यू बोलने तो आते हो कि हाँ भाई आपकी पढ़ाई हुई चीजें आ रही हैं। तो वो जो विद्यार्थी हमें पहली बार देख रहे होते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है। असल में सबसे बड़ा मोटिवेशन उन विद्यार्थियों के काम आता है, आप लोगों का रिकमेंडेशन। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उन्हें, क्योंकि बहुत सारा विश्वास करना पड़ता है पहले टीचर के ऊपर, है ना। अस्कर अली भी लिख रहे हैं, चलिए सर थैंक यू सो मच। श्वेत निशा बिहार पीसीएस में भी आए थे, थैंक यू सो मच। पार्थ पटेल जीपीएससी में काफी सारे क्वेश्चन आए थे, थैंक यू सो मच। चलिए साहब बहुत ही अच्छा लगा। हाँ बेटा रौनक, बिल्कुल यूपीएससी कैटेगरी में राइज है। आओ बेटा शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है, गुजरात की अगर हम मैपिंग करें तो हमारे सामने भारत का मैप है, और भारत के मैप में हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक नॉर्थ साउथ, लेफ्ट टू राइट हम लोग वेस्ट और ईस्ट बात करते हैं। तो ये भारत के वेस्ट में स्थित है, यानी भारत की सबसे पश्चिम में स्थित जो राज्य है उसका नाम क्या है? गुजरात है। ये रहा भारत के एकदम पश्चिम में स्थित। ठीक है, गुजरात जो है बिल्कुल पश्चिम में स्थित राज्य है, और किस किस से सीमाएं साझा कर रहा है? पहला, पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर राजस्थान के साथ अपना स्टेट बॉर्डर, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ। सो सिंपल एज दैट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों के साथ में ये बॉर्डर साझा कर रहा है, स्टेट बॉर्डर। इधर की तरफ हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर, और स्टेट बॉर्डर हम लोगों को पता चल ही गया है। अब जब आप गुजरात का मैप देखते हैं तो गुजरात के मैप में आपको अक्सर ये 2 गहराइयां दिखाई देती हैं, यो करके, है ना, जब भी पढ़ते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहीं से होकर के बहुत सारा व्यापार और बहुत सारी चीजें होती हैं, और यही गुजरात की सबसे बड़ी, एक तरह से समझिए, फायदे की चीज है। क्या? एक तरफ है मेरे प्यारे साथियों यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ, और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी कहते हैं इसको, है ना। इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जो गल्फ ऑफ खंबात है, और ये खासियत क्यों है इसकी, क्योंकि देखिए, अच्छा हाँ, ये भी चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये जितनी भी जगह आप लोग इस समय देख रहे हैं, ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र जहाजों के बड़े काम का है। जहाजों के बड़े काम का है, इसका मतलब क्या है कि इतनी गहराई तक पानी के अंदर चल करके क्या आ सकते हैं,
जहाज आ सकते हैं सामान लेकर के। ऐसे ही इतनी गहराई तक चल करके जहाज आ सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को यहां पर मैं थोड़ा जूम करूं और शायद दिखाई दे जाए, इधर देखिए आप, आपको यहां पर जामनगर दिखाई दे रहा होगा, है ना? पानी की गहराइयों में अंदर चलते हुए आप गल्फ ऑफ कच्छ पहुंचे और आपको जामनगर दिखाई दिया। जामनगर रिफाइनरी, रिफाइनरी में कच्चा तेल, कच्चा तेल कहां से आ रहा है? जस्ट सामने अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये देखिए आपके जस्ट सामने क्या है, इधर की तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। मतलब ये है कि सीधा यहां पहुंचे और जामनगर रिफाइनरी में सामान आ गया। ठीक है, प्रीति सोनी कह रही है आप मेरा डाउट नहीं लेते। बेटा एंड में पूछ लेना आपके जो भी डाउट हो, है ना? क्लास के एंड में पक्के से डाउट लेंगे आपके। अच्छा, इसके बाद में और अगर हम बात करें, आप लोगों ने बहुत सारे शहरों के इनमें से नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस फेमस जगह हैं यहां पर, जैसे वलसाड़ है ना? ऐसे ही यहां सूरत है, वापी है, भरूच है। ये वो जगह है मेरे प्यारे साथियों जहां पर भावनगर है, ठीक है ना? जामनगर, भावनगर, ये सभी कोस्टल एरिया होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए जानी जाने वाली जगह है। इन्हें आप थोड़ी रेस्पेक्ट देते रहिएगा। बात की जाए नदियों की, तो मेरे प्यारे साथियों इसी गल्फ ऑफ खंबात में आकर के गिरती है नर्मदा नदी। ये देखिए नर्मदा नदी जिसके किनारे भरूच स्थित है, ये इसी खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। ऐसे ही इधर देखिए ये आ रही तापी नदी, ये भी आकर के आपके कहां गिर रही है? गल्फ ऑफ खंबात में आके गिर रही है। ऐसे ही आप देखिए यहां से आ रही है माही नदी, ये आकर के गिर रही है, ये आकर गिर गई खंबात की खाड़ी में। ऐसे ही इधर देखिए ये आकर गिर रही साबरमती नदी। चार प्रमुख नदियां इस गल्फ ऑफ खंबात में आकर के गिर रही हैं। कौन कौन सी हो गई? साबरमती, माही, नर्मदा और साथ में तापी। ये चार प्रमुख नदियां हैं साथियों जो आकर के गल्फ ऑफ खंबात में गिर रही हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, आपको चीजें पता चल गई होंगी। नर्मदा की एक खाड़ी बन गई, तापी की बन गई, माही की बन गई, ऐसे करके आप इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है? और साबरमती के लिए याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और रीजनल आधार पर इन्हें पढ़ लेते हैं। अगर हम रीजन्स में बांटे प्रशासनिक रूप से, तो देखिए आपको बहुत सारी बातें यहां पर पहली बार शायद पता चले। हम चलते हैं, पहले आपको वो चीजें बताते हैं जिससे कि आप लोग मतलब इसको शुरुआत में जहां से शुरू कर सकें। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। पहले तो मुझे ये बताइए, इससे पहले ये क्या हुआ करता था? इससे पहले ये क्या हुआ करता था? महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे हुआ करता था। बॉम्बे के मतलब बॉम्बे के टूटने से दो राज्य बने थे, एक का नाम गुजरात था, एक का नाम महाराष्ट्र था। कैपिटल इसकी गांधीनगर है और ये अहमदाबाद के बिल्कुल नजदीक ही स्थित है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर वर्तमान में, ये सब चीजें पॉलिटिकल चीजें हैं, याद रखना चाहो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। एरिया के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। एशियन लॉयन यहां पर पाया जाने वाला मैमल है। राज्य वर्ड जिसे राज्य पशु कहा गया है, राज्य का पशु। राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फ्लावर में यहां पर मैरीगोल्ड जिसे आप गेंदे का फूल कहते हैं वो है। फल में यहां पर मैंगो है और वृक्ष में यहां पर बनियन ट्री यानी कि आपका जो बरगद का जो पेड़ है वो यहाँ का राज्य वृक्ष हो गया है, ठीक है ना? हाँ जी, नितिन गौतम लिख रहे हैं कि जीपीएससी क्लास, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को उससे आगे की जानकारियां भी जानने के लिए मिलेंगी। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 33 जिले हैं, तो इन्हें 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? एक है साथियों सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र। दिशाओं के आधार पर ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो नॉर्थ गुजरात, दिशाओं के आधार पर जो मध्य वाला क्षेत्र है वो सेंट्रल गुजरात, और एक हो गया सदर्न गुजरात। तो देखिए, अगर मैं यदि आपसे ये कहता हूं कि गुजरात इस प्रकार से बना हुआ है, तो दिशाएं तो हमें अपने आप ये बात समझा रही हैं। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ और साउथ का डिवीजन हो गया, बीच में सेंट्रल हो गया। अब बचा क्या? बचा ये कि यहां पर साउथ और मतलब क्या बोलते हैं सौराष्ट्र वाला क्षेत्र बचा। तो ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए आपके सामने यहां पर दिखाने का प्रयास भी किया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ, ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र सौराष्ट्र और कच्छ वाला कहलाता है। ये नॉर्थ गुजरात हो गया, ये सेंट्रल गुजरात हो गया और ये सदर्न गुजरात हो गया।
ठीक है। इसके अलावा रण ऑफ कच्छ आपको ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है। आपकी क्लास प्राइवेट कंपनी वाले भी प्रेफर करते हैं, थैंक यू सो मच भाई। खुशबू बेटा बहुत बढ़िया, है ना। इधर की तरफ देखिए, ये रहा मेरे प्यारे साथियों रण ऑफ कच्छ। कच्छ के जस्ट ऊपर ये एक प्रकार का वो क्षेत्र है जो पूरी तरह से दलदल युक्त है। दलदल युक्त होने का मतलब क्या है, अभी हम बताएंगे कि यहाँ पर दलदल है, रेगिस्तान है ना। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि इसका उपयोग कुछ नहीं हो पा रहा है ना। रण ऑफ कच्छ का पूरा की पूरा मार्शी लैंड नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि काम में नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, और वो क्या है, हाँ, गधे यही मिलते हैं, हाँ, ठीक है, रण ऑफ कच्छ के अंदर ही मिलते हैं, काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो रण ऑफ कच्छ हमने साइड में हटा दिया। अब थोड़ा सा गुजरात के बारे में और बातें जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि भारत की जो सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा है वो जिस राज्य के पास है उसका नाम गुजरात है। नंबर एक बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें से मेरे प्यारे साथियों जो है 1600 किलोमीटर की तट रेखा है इसके पास, आप सोच के देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हमें याद रख लेनी चाहिए। हमें राज्य तो याद है ही, इसके साथ साथ हमें यहां पर स्थित जो यूनियन टेरिटरी है वो भी ध्यान रख लेनी चाहिए। दादर नागर हवेली और दमन दीव से दक्षिण में ये जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण यानी कि साउथ में दादर नागर हवेली और दमन दीव नामक यूटी हैं। अब ये कंबाइंड रूप से एक ही हो चुकी हैं, यानी कि ट्रिपल डी एन, यानी दादर नागर हवेली दमन दीव, है ना, डी 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 एन। तो आप ट्रिपल डी एन कह सकते हैं इसे। ट्रिपल डी एन जो यूटी है वो यहां पर स्थित है। ये कंबाइंड यूटी बन चुकी है। भारत में कुल अब कितनी यूटी हो गई, कुल 8 यूटी हो गई हैं। उनमें से मेरे प्यारे साथियों ये दोनों अब मिल चुकी हैं असल में, है ना। तो दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है। हाँ भाई आराधना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अब एक चीज ध्यान से समझना, जो अहमदाबाद है ना साथियों, गांधीनगर और अहमदाबाद बिल्कुल ऐसे हैं। मतलब ये समझिए कि आपने एक नई कॉलोनी बसा दी हो, कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है। काफी दिन पहले गया था मैं तो, 40 किलोमीटर है शायद जो वहां पे होंगे, बिल्कुल दिसपुर और उसकी तरह, जैसे गुवाहाटी और दिसपुर है ना। जैसे कि भाई गुवाहाटी से थोड़ा आगे की तरफ दिसपुर जो गोवा वो बना दिया गया है ना। आयुष राठौड़ कह रहे हैं हमारे कमेंट ही नहीं पढ़ते हैं आप। यार आप लोग मुझसे पढ़ने आते हैं और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके कमेंट भी पैरेलली सबके पढ़ते रहूं। प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा, कभी मेरी तरफ से विचार कीजिएगा। हाँ, जितना संभव है उतने मैं रिएक्शन करने का प्रयास करता हूं। अच्छा, अब साथियों यहां पर कुछ इस प्रकार की खांचे बनी हुई हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से एक बहुत ही विवादित जगह निकल के आती है जिसे आप सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। असल में क्या है साथियों, जो गुजरात का बॉर्डर है ना वो थोड़ा कटा फटा बॉर्डर है। अच्छा, कटा फटा बॉर्डर है इसका मतलब क्या हुआ, कटा फटा बॉर्डर है इसका मतलब कि ये इस प्रकार से समुद्र के अंदर अंदर खांचे बनी हुई हैं। ऐसे अंदर की तरफ अगर आप गहराई से देख रहे हैं तो आपको यहां पर ऐसा दिखाई देगा कि बॉर्डर है ना ये अंदर की तरफ कट कट के अंदर गया हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा जूम करके भी मैं दिखाता हूं, इधर देखिए, दिखाई दिया आपको क्लियर। ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी कुछ इसी प्रकार का एक ऐसा ही क्षेत्र है अंदर की तरफ कटा हुआ। ठीक है, अंदर की तरफ कटा हुआ ये जो क्षेत्र है इसका नाम सरक्रीक रखा हुआ है। यहां पर काफी ज्यादा भारत और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। क्यों डिस्प्यूट है, क्योंकि पाकिस्तान इस क्षेत्र को अपना मानता है, भारत के ये ऑलरेडी कब्जे में है। क्लियर, भारत के ऑलरेडी कब्जे में है और पाकिस्तान इसे अपना मानता है। अब आप पूछेंगे वो अपना क्यों मानता है। असल में क्या है साथियों, यहीं से पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वो बह करके आ रही है और गिरती है अरब सागर में आकर के। तो होता क्या है साथियों, वो सिंधु नदी जब यहां आके गिरती है ना तो अपनी बहुत सारी शाखाएं बनाती है यूं करके। भाई मतलब एकदम आकर के नहीं गिर रही है, क्योंकि यहाँ हिमालय से चलती हुई आ रही है तो बहुत सारी छोटी छोटी ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट चुकी है।
उनमें से कोई डिस्ट्रीब्यूटरी यहां से आकर के सर क्रीक से भी इस जगह गिर रही है। ठीक है, तो इस डेल्टा के कारण सर क्रीक वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा विवाद में है। वो मानता है कि भाई नदी जब उसके क्षेत्र से आ रही है तो वो क्षेत्र उसी का ही होगा। दूसरा, यहां पर थालगेव प्रिंसिपल के हिसाब से कि भाई हम जो है वो आधा हिस्सा तुम्हारा रखेंगे, आधा हमारा रखेंगे, विवादित है। भारतीय सेना यहां पर सुरक्षा बीएसएफ कर रही है। फिलहाल के लिए ये चीज आप लोग देख लीजिए। यहां पर कुछ क्रीक लिखी हुई हैं, कोरी क्रीक, खारो क्रीक, कोथिक क्रीक, ये सब क्रीक के नाम हैं। क्रीक का मतलब कुछ गहराई में उपस्थित खांचे होती हैं। ये खांचे दिख रही होंगी आपको, है ना। तो जैसे ये तो गल्फ हो गई, उससे छोटी क्रीक हो गई, और इसके बिल्कुल बॉर्डर पर यहां पर हो गई सर क्रीक हो गई। ये क्रीक्स हैं। क्रीक्स का मतलब एक प्रकार से गल्फ से छोटा हिस्सा, ठीक है ना। हाँ, खाड़ी जो है ना थोड़ा 3 जगह से घिरा हुआ पानी है, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ा चौड़ा है। यहां पर ये 3 तरफ से तो घिरा हुआ है, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़ा सकरा है। ठीक है, अच्छा, ये चीज हमने पढ़ ली। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या इसे ज्योग्राफिकली कहीं बांटा जा सकता है। मतलब गुजरात को जिस प्रकार से अब तक हम लोग और चीजों को बांटते आए हैं, वैसे गुजरात को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या, छोटे मोटे हिस्सों के अंदर बांटा जा सकता है क्या? बिल्कुल बांटा जा सकता है। और वो कैसे बांटा जा सकता है, अभी हम आपके सामने उसी की चर्चा करने वाले हैं। देखिए यार, एक्चुअली क्या, थोड़ा गला सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए साथियों, पेपर के अंदर यहां से उपस्थित कुछ पहाड़ियां पूछी जाती रही हैं। हम इसे देख करके ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि गुजरात के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। एक बार के लिए इस मैप से हम लोगों, बेटा गुड़ भी रखा हुआ है लेकिन गला कुछ थोड़ा सा खिंच रहा है। देखिए, अगर आप देखें साथियों, यहां पर ये एक पहाड़ी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, कच्छ हिल के नाम से, है ना। याद कर लेते हैं। मांडव हिल नाम याद कर लेते हैं। जीमार हिल नाम याद कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर वागड़ हिल, इधर आबू हिल, दाता हिल, ऐसे ही छोटा उदयपुर हिल, ठीक है, राजपीपला की पहाड़ियां, और इधर की तरफ मेरे प्यारे साथियों प्लेन्स तो फिलहाल के लिए रहने दीजिए। बस एक बार के लिए इन पहाड़ियों को हम याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमसे परीक्षाओं में ये पहाड़ियां पूछी गई हैं। ठीक है, आबू की पहाड़ियां, असल में आबू की पहाड़ियों के साथ कहानी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा। आबू वाला जो क्षेत्र है ना साथियों, ये राजस्थान से बॉर्डर टच कर रहा है। होता क्या है, इस वाली जगह से अरावली पर्वत शुरू होता है। ये पालनपुर जो प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पालनपुर जो जिला है, यहीं से अरावली पर्वत शुरू होता है। यहां से शुरू होकर के ये राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही, उसमें ही स्थित है अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। और माउंट आबू जिस तहसील में स्थित है उसका नाम है आबू रोड, तो इसलिए इसका नाम है आबू हिल्स। तो एक प्रकार से माउंट आबू के कारण यह शब्द चला आ रहा है, माउंट आबू, आबू रोड और आबू हिल्स। तो पालनपुर में जहां से पहाड़ियां शुरू हो रही है ना अरावली की, हाँ जी, गुरु शिखर मेरे प्यारे साथियों यहां की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू जो है उस जगह का नाम है, और गुरु शिखर जो है यहां की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर एक पीक है, माउंट आबू में स्थित एक पीक है, ठीक है ना, 1722, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसके साथ में मेरे प्यारे साथियों ये जो पालनपुर से शुरू हुआ आबू हिल्स है, यही अरावली की पहचान है, और ये यहां से होते हुए आपके जा रहा है दिल्ली तक। दिल्ली में स्थित जो आप लोग रायसीना हिल्स सुनते हैं, तो एक प्रकार से ये समझिए कि जो अरावली पर्वत है उसकी जो शुरुआत है वो आबू हिल से होती है और रायसीना हिल तक जाती है, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है, अब इधर चलते हैं साथियों। यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है दाता हिल्स, छोटा उदयपुर हिल्स। अब ये छोटा उदयपुर हिल के पीछे क्या लॉजिक है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। असल में साथियों क्या है, ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है ना, अब आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैं बताता हूं। ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा अरावली है। आप पूछेंगे इतना बड़ा अरावली कैसे हो सकता है? साथियों असल में क्या है, हाँ, गिमार नहीं, गिमार होता है।
मौलिक जायसवाल लिख रहे हैं गिमार नहीं गिमार होता है। हाँ बेटा यही बात है, तुमने लिखा GIMAR नहीं GIMAR होता है। हाँ गिरनार, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गिमार नहीं गिरनार पहाड़ियां हैं। हाँ क्लियर, मैं समझ गया कि तुम गिरनार ही गिरनार लिख रहे हो दोनों तरफ से। हाँ भाई सुनिए शांति से, मैं क्या बात बता रहा हूं पहले उसको समझने का प्रयास करिए। ये शब्द थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, अब सही है, गिरनार पहाड़ियां। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर मुद्दा क्या है, आपको ये देख करके फीलिंग आएगी कि यार आबू हिल तो यहां हो गई, अब इसके बाद में यहां तक ये कौन सी पहाड़ी आ रही है। असल में क्या है साथियों, जो अरावली है ना वो बहुत चौड़ाई में भी फैला हुआ है। आप एक बार के लिए मैप देखें, ये देखें आप, आपको ये मैप दिख रहा होगा, आप इसे देख करके पहचानें, ये राजस्थान दिख रहा है आपको बॉर्डर के साथ में। अब आप देखो ये पूरा की पूरा क्षेत्र है ना, ये हल्का सा शायद डार्क कलर में आपको दिख जाए, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये देखिए आप, ये मध्य प्रदेश दिख रहा है, यहाँ पे छोटा उदयपुर हिल्स दिख रहा है आपको, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ना ये राजस्थान से बॉर्डर बना रहा है, और इस पूरे की पूरे क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों ये अरावली का ही विस्तार है। अब आप पूछेंगे अरावली क्या लेट के चल रहा है क्या, लेट के नहीं चल रहा है, वो चौड़ा होके चल रहा है। अरावली कोई, एक तो मैं बात बता दूं, जिन लोगों के यहाँ पर पहाड़ पर्वत नहीं होते उन्हें ये लगता होगा कि पहाड़ पर्वत ऐसे एक केवल एक मतलब श्रृंखला होती होगी, नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये मल्टीपल चेन्स में उपस्थित होते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीपल में, इनके विकास क्रम के हिसाब से बने होते हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर मेरे शहर की बात करूं तो मेरे शहर अलवर में जो अरावली का विस्तार है वो ऑन एन एवरेज 60 किलोमीटर के आसपास है, 60 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। आप बात समझ रहे हैं, फिर से समझिए। आप लोगों को लगता होगा कि भाई साहब ये एक पहाड़ है कितना ज्यादा ऊंचा हो लेगा, ऊंचा तो ठीक है, चौड़ाई कितनी हो लेगी, 1 किलोमीटर हद मार के, मैं कह रहा हूं 60 किलोमीटर तक रेंज फैली हुई है, 60 किलोमीटर तक रेंज फैली हुई है मेरे शहर से शुरू होकर के जयपुर जिले के अंदर पहुंचते पहुंचते विराटनगर नामक एक जगह आती है, कभी आपने सुना हुआ हो, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। विराटनगर नामक की जगह आती है, वहां तक पहाड़ियां विस्तृत हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और उसी इन्हीं पहाड़ियों में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो मैं अपनी शहर के बारे में बात बता रहा हूं। एग्जैक्टली आपको मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये यहां से लेकर के यहां तक पहाड़ियां विस्तृत हैं, शुरू हो रही हैं यहीं से ही, ठीक है। चलो तो अब ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों यहां से आगे मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंदर आपको मालूम होना चाहिए यहां विंध्या की श्रेणियां हैं, अरावली, विंध्या और उसके बाद सतपुड़ा। तो यहां पर विंध्या की श्रेणियां हैं जो आपको पता चल रही है। देखो आपको मालूम हो ये विंध्या वाला हिस्सा है, विंध्या वाला, इसके बाद में नीचे वाला जो हिस्सा है वो सतपुड़ा वाला हिस्सा है। तभी तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से देखो यहां नर्मदा आ रही है, ये देखो यहां कौन सी आ रही है, नर्मदा आ रही है। आ गई बात समझ में। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये विंध्या वाला क्षेत्र है, अरावली, विंध्या और सतपुड़ा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में अब आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर बेटा, चलिए फिर एक बार और देखते हैं। तो हमें पालनपुर हिल्स समझ में आ गई, दाता हिल्स याद रख सको तो कर लेना, याद रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में उदयपुर हिल्स, उदयपुर हिल्स जो है वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि विंध्या का एक्सटेंशन है। ये जो पानी वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये समझिए कि ये एक प्रकार से नर्मदा वाला क्षेत्र बताने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ियां ये रही, राजपीपला, राजपीपला, ठीक है। इसको यहां समझिए कि आप सतपुड़ा का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है ये, ठीक है। यहां से हिल्स, राजपीपला हिल्स निकल गई। इसके अलावा ये मांडव की पहाड़ियां, ये परीक्षाओं में बहुत पूछी गई हैं साथियों, गिरनार हिल्स और मांडव हिल्स परीक्षाओं में केवल डायरेक्ट देकर के पूछ लेते हैं कि ये कहां पर स्थित है, ठीक है। कौन कौन सी, मांडव हिल्स और गिरनार हिल्स, परीक्षाओं में सीधा कई बार ये पूछा गया है और कई क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी हैं, ठीक है। तो याद रखना मांडव और गिरनार का। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों कच्छ के पास कच्छ हिल्स, तो अब हमको क्या क्या याद रखना हो गया, कच्छ हिल्स हमें याद रह जाएंगी क्योंकि कच्छ के पास ही है। ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में हमें राजपीपला की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी, और कौन सा उदयपुर, छोटा उदयपुर, उदयपुर जो है वो भी यहीं से संपर्क में है। आपको मैं एक चीज और बताऊं, इधर देखें आप,
ये जो आपको राजस्थान दिख रहा है ना, ये आबू है, यहां पर ही उदयपुर है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस में ही है होने को। तो मतलब उदयपुर के अंदर एनी टाइम जो मतलब आपको लोग दिखाई देंगे वो गुजरात के दिखाई देंगे। ये पूरा बॉर्डर गुजरातियों से भरा हुआ है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा गुजराती आपको यहां दिखाई देंगे। और गुजरातियों की सबसे अच्छी आदत ये होती है कि ये वीकेंड पर घूमने जरूर जाते हैं, और बहुत जबरदस्त संख्या में राजस्थान का ये जो पूरा टूरिज्म वाला इलाका है, माउंट आबू और उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, ये फुल टूरिस्ट जोन है, और ये पूरा गुजरातियों के कारण पटा रहता है, मतलब फुल। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली चीज समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या सीख लिया? आबू, दांता और छोटा उदयपुर, ठीक है, ये हो गया। इधर के बाद राजपीपला, और राजपीपला के बाद इधर गिरनार, मांडव और कच्छ। अब हम इसको एक बार रिहर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में और कौन सी चीज याद रखनी है? फीचर्स के अंदर प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन। तो आइए देखते हैं गुजरात के अंदर जो प्लेन है, इसको तो खैर क्या ही डिफाइन करना, गुजरात हिल, सौराष्ट्र हिल और कच्छ हिल, इसके अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इसमें से कोई भी रीजनल क्लासिफिकेशन इसका एज सच उपस्थित नहीं है, इसलिए जबरदस्ती दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। गुजरात को सीधा सीधा वैसे ही याद कर लेंगे। आइए गुजरात के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों, सबसे पहली नदी यहां पर दिखाई दे रही है, बनास नदी। अब देखिए, आप में से कुछ लोग जो है ना, इसको लेके कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको रीजन बताता हूं। साथियों क्या है, हाँ, इसको लेकर के कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यदि याद हो तो मैंने जब राजस्थान पढ़ाया था, ध्यान से समझना, मैंने जब आपको राजस्थान पढ़ाया था तब भी बनास पढ़ाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब बनास के ऊपर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर परियोजना स्थित है, याद है ना। और वो जाकर के आगे कहां पर मिलती है? यदि याद हो आप लोगों को, चंबल में मिलती है, याद है। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार बनास गुजरात में कहां से आ गई, सर तो राजस्थान में कह रहे थे। फिर आप में से कोई सोचेगा, अरे नहीं नहीं, हो सकता है ऐसा होगा कि ये जो बॉर्डर है ना, इसलिए सर कह रहे होंगे। जी नहीं, दोनों का मीनिंग समझिए, मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर दो बनास है साथियों, ठीक है ना, दो बनास हैं। इसी कारण से इन बनास में से एक को पश्चिमी बनास कहते हैं। एक बनास चंबल में मिल गई, वो तो ओरिजिनल बनास है, और एक पश्चिमी बनास है जो कि जाकर के जा रही है कहां पर? गुजरात के अंदर जा रही, ठीक है। ये आबू के पास से निकलती है और ये भी डेजर्ट में विलुप्त हो जाती है। पालनपुर में स्थित है ये वाली बनास, ठीक है। तो ये सिरनवा, तो पहले एक इतना सा याद कर लीजिएगा, सिरोही आबू वाला जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों अभी आराधना वहीं चल रहे, रुक जाइए बेटा, है ना। तो वेस्टर्न बनास बह करके कहा जा रही है, यहां हो गई। अच्छा, सरस्वती रहने दीजिए। ये अंबाजी काफी ज्यादा फेमस जगह है साथियों, यहां पर मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसके पास से ही ये नदी ओरिजिन होती है, लेकिन इसकी जगह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। साबरमती याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने शी जिनपिंग को यही झूले में बिठा करके झुलाया था। ये वाली जगह अगर आपने देखी हो, ये साबरमती रिवर है। अब आप सोचेंगे कि यार गजब पानी है, पानी भी राजस्थान से निकला हुआ है, और इसी जगह पर यह बना हुआ है साबरमती रिवर फ्रंट। इस समय मतलब गजब ही अम्यूजमेंट का मतलब क्षेत्र है, यहां पर बहुत ही सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे लोग। एक टाइम ऐसा था कि ये सूखा और गंदा नाला था, हालत ये थी कि यहां पर केवल गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, ठीक है ना, है ना। हाँ, लेकिन अब अगर आप देख रहे हैं तो फुल टाइप से पानी भरा हुआ है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इतना शानदार ये दिख कैसे रहा है? मैं आपको बताता हूं, इसमें क्या किया हुआ है साथियों, पानी को होल्ड किया हुआ है। अगर आपको मालूम हो तो अभी जो अपन ने सी प्लेन सर्विस सुनी थी, उसमें भी मोदी जी बैठ करके मुज्जी खाए थे, वो यहीं से उड़ी थी। और कहां गई थी? सरदार जो पटेल का वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, स्टैचू बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है? जल्दी से बताइए, जहां पर जाकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, ठीक है ना, वहां जाकर के वो लैंड करी थी। तो वो यहीं से समुद्र में से ही फ्लाइट उड़ी थी, समुद्र नहीं, नदी में से ही फ्लाइट उड़ी थी, और वहां जाकर के पानी में उतर गई थी। तो एक जगह से दूसरी जगह तक पानी ही पानी के बीच में उड़ रही है ये, ठीक है ना। तो भारत की पहली सी प्लेन सर्विस यहीं से निकली हुई है। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे कि ये पानी यहां पर कैसे आया?
असल में क्या है कि जितना भी पानी यहां आ रहा था पहले, अब उसे फिल्टर करके यहां पर रोक लिया गया है, जस्ट लाइक ए डैम। जिसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा यह हो रहा है कि ये एक साफ पानी है, जिसको पहले ही अशुद्धियों को बाहर रोक दिया गया है शहर से, और इसे होल्ड कर लिया गया है। तो इसकी वजह से एक तो खूबसूरती मिल गई यहां पर। जैसे आप विदेशों में कई बार देखते हैं, थेम्स नदी वगैरह दिखती हैं, उन्हें देख के फीलिंग आता है, यार ये पानी इतना नीट एंड क्लीन कैसे है, और ऐसा लगता है एकदम मतलब स्टिल पानी है ना, क्रिस्टल क्लियर पानी जो दिखाई देता है, वो ये प्रक्रिया है साथियों, है ना। इसको रिवर फ्रंट फ्रंट बनाना कहते हैं। ये कार्य यहां पर किया गया है। ये नदी आती राजस्थान से ही है और अरावली से ही ओरिजिनेट होती है, उदयपुर से ये नदी आती है और नदी गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है, लेकिन पानी बीच में ही इसका रोक रखा है। आप इसे बस इस प्रकार से समझ लीजिएगा। साबरमती के बगल में ही साबरमती आश्रम है ना। दांडी मार्च जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, वो इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो वो इसी नदी के किनारे स्थित है, जहां से अभी भी भारत का अमृत मिशन शुरू हुआ है, जो आजादी के लिए शुरू हुआ है, यदि याद हो, है ना। कुछ याद आ रहा है कौन सा मिशन था? 12 मार्च को हमने शुरू किया था आजादी के लिए, 75 सप्ताह का आजादी के लिए अमृत महोत्सव, याद आ गया? वो इसी जगह से शुरू हुआ था। अच्छा, तो साबरमती की तो काफी सारी बातें मैंने बता दी। क्यों? क्योंकि ये नेशनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। हालांकि हमारे जयपुर में भी है, मैंने आपको लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ाया। हमारे जयपुर में है द्रव्यवती नदी, द्रव्यवती नदी, लेकिन वो अभी ताजा ताजा पैदा हुई है। क्यों? क्योंकि अभी जो लास्ट वाली हमारे भाजपा की सरकार थी, मैडम बीजेपी की सरकार वाली जो थी, वसुंधरा जी, उन्होंने एक नाला था हमारे यहाँ पे जिसका नाम था अमानी शाह का नाला। उस नाले को कहा कि ये पहले कभी नदी हुआ करती थी और उसके ऊपर रिवर फ्रंट बनवा दिया। तो आज हमारे जयपुर में भी साबरमती की तरह द्रव्यवती रिवर फ्रंट है। अब लोग धीरे धीरे उस नाले का नाम भूलने लगे हैं, अदरवाइज लोगों ने कभी द्रव्यवती नदी को जो है वो अमानी शाह का नाला डिक्लेयर कर दिया था, अब वो द्रव्यवती नदी हो गई है। हाँ जी, माही नदी के बारे में सुनिएगा साथियों। माही नदी, इसके मैं इंडिविजुअली हर एक नदी के बारे में लेता हुआ चल रहा हूं। ये रहा नर्मदा नदी के बारे में, चलते हैं। हाँ जी, द साबरमती इज द लार्जेस्ट रिवर गुजरात फ्लो द तापी फॉलोड बाय द तापी, नर्मदा इज लॉन्गेस्ट। अरे कहा गई, हाँ, गुजरात के अंदर अमरकंटक से निकल करके एमपी के अंदर, ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी कहां से आ रही है, क्या कुछ है ना, तो इसके बारे में बात करनी नहीं है। नर्मदा तो हम ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं। माही के बारे में बता देते हैं। ये मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट हुई है, वागड़ रीजन से राजस्थान के अंदर बहते हुए। अच्छा, वागड़ रीजन क्या है? हमारे राजस्थान के अंदर मेरे प्यारे साथियों, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, क्या कहते हैं उसको, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और तीसरा क्या है, मैं तो ये भी भूल गया, वागड़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में होती हुई ये नदी बहती है। अगर मैं मैप में दिखाऊं, हाँ, हाल मिले हैं, इंटरव्यू और देना है भाई साहब, बताइए गजब हाल होता है। एकदम सुपर साफ है। राजस्थान पढ़ाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को भाई, मेरा रिहर्सल कैसे होगा नहीं तो। ठीक है, तो ये राजस्थान वाले वागड़ रीजन से निकल करके कहाँ आती है? आप लोगों के गुजरात में आती है माही नदी। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। हाँ जी, और इस नदी की खासियत क्या है कि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, बस इतना सा ही तथ्य याद रख लीजिएगा। चलिए, और है आगे, मच्छू रिवर छोड़ दीजिए, हिरन रिवर छोड़ दीजिए, किम रिवर छोड़ दीजिए, तापी रिवर के बारे में जान लीजिए। तापी रिवर जो है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, गविलगढ़ से ओरिजिनेट होती है और खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है ना, बाकी तो इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात के अंदर जो जानने जैसी चीज है वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ गुजरात। साथियों, ये दिख रहे हैं आपको, ये हेरिटेज है, कपड़े नहीं, ये घर बने हुए हैं ना, अरे ये भी नहीं, ये जो घर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये हेरिटेज है। ठीक है, हाँ, ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है, और इसे मतलब आप इंडिया की पहली वो सिटी मान सकते हैं जो यूनेस्को ने एज ए सिटी हेरिटेज में कंसीडर की। फर्स्ट अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन गुजरात इन द हिस्ट्री, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। इसके बारे में कहते हैं कि 1411 में स्थापित की गई थी, अहमदाबाद में है ये, अहमदाबाद। अब अच्छा, अब आप पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या है ना। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है
पूरा अहमदाबाद ऐसा नहीं है, पहले ये समझिएगा। पूरा अहमदाबाद ऐसा नहीं है। आप कहीं ये सोचे कि अहमदाबाद इतना खूबसूरत है, नहीं, ये पुराना अहमदाबाद है। यानी कि एक प्रकार से जहां पर सबसे पहले अहमदाबाद हुआ करता था वो जगह है। यहाँ की जो खूबसूरती है ना, वो इस प्रकार के बने हुए छज्जे हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, मतलब लोगों के द्वारा हर घर पर अगर आप नोटिस करें तो बाहर की तरफ ये छज्जे बनाए हुए हैं और तब से लेके आज तक ये इंटैक्ट हैं। मतलब यहां पर जो विशेष प्रकार के खंबे लगाए हुए हैं, पोल्स हैं, और ये 1411 से आज तक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अपने आप में यहाँ की हिस्ट्री है। हमारे राजस्थान के अंदर भी जो जयपुर है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर सिटी का नाम दिया गया है। और वो जो सिटी है ना, वो इसीलिए खास है क्योंकि जयपुर का परकोटा भी इसी प्रकार से बहुत विशिष्ट है। और जयपुर का परकोटा तो खैर लोग घूमने भी बड़ी संख्या में आते हैं और बहुत ही आज भी इतना मतलब वो रिच है घूमने में। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ रहा जा सकता है। अब ये क्या है, इधर देखिए साथियों, ये है स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है, पहले तो इसको समझिए। इसको रानी की वाव कहते हैं। रानी जो है वो वाव नहीं करी, बावड़ी कहते हैं। वाव का मतलब स्टेप वेल होता है। मतलब ये ऐसे नहीं कि वो अच्छा बोले, अच्छा तो पहले सैफ अली खान की जगह रानी भी वाव करती थी क्या? नहीं भाई, मतलब वाव का मतलब बावड़ी को कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गुजरात के अंदर ही स्थित है। ये स्टेप वेल होता क्या है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। असल में स्टेप वेल क्या होता है, ये कुआं है। कुआं समझ रहे हैं, वेल खड्डा, पानी जहां पर एकत्रित हो जाए। ठीक है, अब पानी जहां एकत्रित हो जाए, वो जो जगह है मेरे प्यारे साथियों, उसमें लोग नहाने कैसे जाएं। अब लोग नहाने कैसे जाएं, इसके लिए मेरे प्यारे साथियों एक मिनट होल्ड करिए बेटा। सुनिए, तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है कि लोग इसमें पानी भर गया तो घूमने कैसे जाएं। तो होता क्या है कि यहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप सीढ़ियों से उतरते उतरते गहराई तक जा सकते हैं। मतलब ये स्टेप वेल होते हैं। स्टेप वेल, हाँ, 100 रुपए के नोट पर इसी का चित्र आप लोग देखते हैं। समझ गए? जो 100 रुपए का नोट है, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन 100 रुपए के नोट पर इसी रानी की वाव का वो बना हुआ है ना, फोटो बना हुआ है। अच्छा, तो ये है क्या, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पानी जितना भी है, मान लीजिए पानी यहां तक आ गया, तो आप यहां बैठ करके पानी कंज्यूम कर सकते हैं। ये जगह बनाई हुई है कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, अगर पानी थोड़ा नीचे चलने लग गया, आप सीढ़ियों से नीचे उतरिए, आप यहां से पानी कंज्यूम कर सकते हैं। पानी इतना नीचे चला गया तो आप आराम से उतरते हुए आइए, आपको रस्सी से पानी खींचने की आवश्यकता नहीं है ना। रस्सी से पानी खींचने की आवश्यकता नहीं है और ये पब्लिक यूज के लिए बनाए जाते थे साथियों। ये स्टेप वेल्स होते थे सीढ़ियों से उतर करके, और ये एक प्रकार से पानी का बहुत ही अल्टीमेट सोर्स होते थे और इन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया जाता था। मतलब जैसे आज आप सुनते हैं ना कि किसी ने मतलब दान में किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने क्या बनवा दिया। पहले लोग जो है अपने द्वारा जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते थे, यानी कि समाज सेवा का जो कार्य करते थे, वो स्टेप वेल, वेल्स और एक प्रकार की धर्मशालाएं उनको बनवा के करते थे। ठीक है ना, डन। एक विद्यार्थी ने फटाक से फोटो भी 100 रुपए का खींच के भेज दिया है। देख लो सर, 100 का नोट ऐसा होता है। देख लो भाई, तुम लोग भी देख लो, देखा ना हो देख लो, ये 100 का नोट है। ठीक है, ये रानी की वाव। ठीक है, कहीं कह दो कि पता ही नहीं आपको। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल के लिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद में, ठीक है, हाँ भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहाँ तो नहीं है ना? रानी की वाव हो गई, वाव रानी जी वाव। अच्छा, इसके बाद में और क्या याद रखना है, फिर है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजी पार्क। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज है, चंपागढ़ के अंदर है, चंपानेर पावागढ़। ये भी आर्कियोलॉजिकल पार्क है और ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, पावागढ़ हिल्स पर स्थित है।
ठीक है, चंपानेर में स्थित है और 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। तो तीसरी चीज हमारे लिए क्या हो गई, चंपानेर याद हो गई। ठीक है ना। चलिए, फ्लोरा एंड फोना के अगर अंदर हम बात करें तो यहाँ के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर लॉयंस जो हैं बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, टाइगर नहीं। टाइगर और लॉयन में अंतर है भाई। टाइगर वो वाला है, मतलब लॉयन वो है जिसके मतलब यहाँ पर झबरे झबरे से बाल होते हैं ना, वो वाला। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जा रहे हैं, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पहला है मेरे प्यारे साथियों गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है ना, बब्बर शेर वाला। ठीक है। इसके बाद दूसरा है ब्लैक बग नेशनल पार्क। तीसरा है मराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में। और चौथा है वसंदा नेशनल पार्क। अब इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो जगह आपको दिख रही है यहां पर है मराइन नेशनल पार्क। रिसेंटली मैंने आप लोगों को मराइन नेशनल पार्क एक राज्य में और पढ़ाया था। कहां पर पढ़ाया था, तमिलनाडु तो मैं लेके नहीं गया, उड़ीसा में पढ़ाया था। मराइन का मतलब होता है कि समुद्री जीव जंतुओं को नेशनल पार्क का हिस्सा माना जाए। समुद्री जीव जंतु यानी समुद्र में पाई जाने वाली जो स्पेसीज हैं उन्हें। ठीक है ना, गहीर माता के समय। तो एक तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और तीसरा जो है हमारा वो कहां है, मन्नार में है। मन्नार की खाड़ी जो हमारा नेशनल पार्क है वो। और एक हमारा पोर्ट ब्लेयर के अंदर यानी कि जो अंडमान निकोबार है वहां पर है। ठीक है बेटा। तो ये मराइन नेशनल पार्क है, इसे आप याद रख सकते हैं। कौन कौन से हो गए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अच्छा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां है, देखिए वेलावदार तो ये रहा, गिर फॉरेस्ट और खोज लो, ये वसंदा हो गया, और ये रहा गिर। आपको मालूम है हमने यहीं पर पहाड़ी पड़ी थी, गिरनार की पहाड़ी। गिरनार की पहाड़ी के पास में ही कौन सा नेशनल पार्क आ गया, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क के पास ही दमन दीव स्थित है, और इधर की तरफ दादर नागर हवेली। तो ये दमन दीव वाला हो गया। ये दमन और दीव ये दोनों के दोनों आमने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। दीव ये रहा और ये दमन रहा। दमन दीव दोनों बॉर्डर पर खंबात की खाड़ी के बाहर बन करके खड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये रहा गिर नेशनल पार्क। गिर के बाद में नीचे की तरफ चल रहे हैं तो ये है वेलावदकर नेशनल पार्क। इधर की तरफ मराइन नेशनल पार्क हो गया, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों वसंदा नेशनल पार्क हो गया। तो 4 नेशनल पार्क हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं गुजरात से। ठीक है, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बग नेशनल पार्क वेलावदकर, और मराइन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, और वसंदा नेशनल पार्क। 4 हो गए। ठीक है। इसके अलावा सेंचुरीज आपको याद नहीं रखनी है। सेंचुरीज आपको याद नहीं रखनी है क्योंकि वो केवल जो लोकल तैयारी करने वाले लोग बच्चे हैं जहां जहां से, वही केवल याद रखें। यहाँ पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण जो है वो वो नहीं पाया जा रहा है, माइंस अथवा मिनरल नहीं पाया जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा खास है। पेट्रोलियम खास यूं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्रीक्स हैं। बाकी तो सारी चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बॉक्साइट के अंदर जूनागढ़, जामनगर, क्यों, क्योंकि कोई एज सच प्लेटिव नहीं है यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसकी वजह से आप गुजरात को ये कहें यहाँ पर इतने माइंस पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आज आपको पढ़ाया था। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अब एक बार के लिए हम जल्दी से पूरा की पूरा गुजरात रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है ना। आइए साथियों, गुजरात के अंदर इतना ही पढ़ने का था जो कि हम लोग पढ़ चुके। बस एक बार पालनपुर, दांता, छोटा उदयपुर, राजपीपला, गिरनार, मांडव और कच्छ ये याद कर लीजिए। कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब याद नहीं रख पाओ तो थोड़ा सा एक तरीका याद कर लेते हैं। कौन सा तरीका याद कर लेते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम इसको इस प्रकार से कोशिश करते हैं याद करने का कि जो आबू है उसने किसको डांटा, छोटा उदयपुर को डांटा। आबू ने डांटा किसे, छोटा उदयपुर को। क्यों डांटा, क्योंकि वो मतलब राजा के पास, राजा के लोगों के साथ जाकर के गिर जंगल में, रुक जाइए, छोटा उदयपुर को डांटा। क्यों डांटा, क्योंकि राजपीपला, राजा के पीपल्स के पास वो गया और क्या किया, गिर में जाकर के उसने, एक्चुअली क्या, मांडव ऋषि हैं एक जो तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा। मांडव ऋषि के नाम पर ही आप इन्हें याद रख सकते हैं। हमारे राजस्थान में मांडवी रिवर, मांडवी जगह का नाम है।
है ना। तो मांडव को आप ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर अच्छा रुकिए, थोड़ा सा अलग करते हैं। आबू हिल्स। आबू ने डांटा, किसको डांटा? छोटा नागपुर को डांटा, छोटा उदयपुर को डांटा, क्योंकि वो राजा के लोगों के पास कच्छा पहन के चला गया था। उसको बहुत मना किया, लेकिन वो गिर गया। अब ये सही है। हाँ, क्लियर। आबू ने डांटा, किसको डांटा? छोटा उदयपुर को डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो राजा के लोगों के पास, राजा के पीपल्स के पास चला गया। क्या पहन करके? कच्छा पहन के चला गया। फिर क्या हुआ? और उसने वहां जाकर के, मतलब कच्छा पहन के चला गया, और कच्छा पहन करके ना उसने क्या किया, उसने साहब यहां पर तांडव किया, मतलब मांडव किया, और वो उस कारण से गिर गया। ठीक है, फिर से। आबू ने डांटा छोटा उदयपुर को, क्योंकि वो राजा के लोगों के पास कच्छा पहन के गया था, क्योंकि उसने तांडव किया था और वो गिर गया था। ठीक है, हो गया यार। चलिए एक बार ट्राई मारते हैं। इधर से शुरू करें। हाँ भाई, बोलिए। पहला, ये कौन सा हो गया? आबू। फिर साहब, कमेंट गाय। हाँ, डांटा, किसको डांटा? छोटा उदयपुर को। क्योंकि वो कहां चला गया था? राजा के पीपल्स के पास, राज पीपला। तो क्या हो गया इसमें? कौन सी गलती कर दी उसने? कर दी सर, वो कच्छा पहन के गया था। अच्छा, फिर? और सर हमको इससे भी दिक्कत नहीं थी, वो कच्छा पहन के तांडव करने लग गया, मांडव। अच्छा, तो गिर गया? कहां गिरा? नाली में जाकर गिर गया, खंबात की खाड़ी में। अच्छा, गिरनार। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा किसी प्रकार की बिना दिक्कत के। कोई समस्या हो तो बताएं। क्लियर हो गया? डन। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये आपने यहां पर याद कर लिया इन्हें, हो गया। इसके अलावा नदियां तो ऑलमोस्ट हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये बता दो आप बस कि कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे। पहली वाली तो सबको पता है, सिटी ऑफ अहमदाबाद हो ही गई। उसके बाद रानी जी ने क्या किया? वाओ। और तीसरी कौन सी है? दो तो रानी की वाव हो गई, तीसरी? पावागढ़, चंपानेर पावागढ़, चंपानेर पावागढ़। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर वाली है। इसके अलावा हाँ, टाइगर रिजर्व और बता दो एक बार। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क बताइए, 4 नेशनल पार्क है पहले। नेशनल पार्क, हाँ भाई, एक तो गिरनार के पास गिर हो गया, गिरनार के पास गिर हो गया। एक मराइन हो गया कच्छ के पास, कच्छ के पास मराइन, मरीन जो मतलब एक प्रकार से समुद्री हो गया। इसके बाद 2 बच गए, वो कौन कौन से बच गए? हाँ जी, ब्लैक बग, ब्लैक बग, और एक वसंदा। ठीक है, ये इसके आके नेशनल पार्क हो गए। और क्या याद करना है? बॉर्डर पता ही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। गुजरात और ज्यादा ही मतलब ऑलरेडी इतना एक्सप्लोर हो रखा है कि आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता रह नहीं गई है। नदियां ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ था नहीं साथियों ऐसा पढ़ाने का। गुजरात बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज ऑलरेडी है, 33 जिले हैं, और मतलब ठीक है, मतलब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में हो रखा है। हाँ भाई, कल कौन सा राज्य चाहते हैं आप? एक तो हरियाणा हमारा डिस्कस करना है, और शायद हरियाणा ही करना है, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत सारे बच्चों का हरियाणा को लेकर के भी मैसेज आया हुआ है ना। तो कल भैया हरियाणा डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। कल हरियाणा डिस्कस करेंगे, वैसे भी छोटा सा राज्य है, डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। 11:30 बजे जो है आप लोग
जो राइज टेस्ट सीरीज है वो दे लिया करो, फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और प्लस कोर्स के लिए मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को, मेरा प्लस कोर्स चल रहा है यूपीएससी के अंदर, और यूपीएससी का जो प्लस कोर्स है वहां पर मैं इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द इवनिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। थैंक यू। पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूं।